वे है वो हर जितने भी नाम आते जा रहे हैं उसकी पर्चियाँ इसमें चली जाती हैं और फिर आखिरी में इसमें से कोई एक पर्ची निकाली जाएगी और विनर का नाम डिसाइड किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और कुछ तक मैं इसमें डालता हूँ और जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे इसमें हम करते जाएंगे, ये पूरा फुल होने वाला है। छोड़ के सहरिया चलो रे बलम, तो है कोला के रे किया दिखाब रे, ओ कोला के रे किया में ठंडा ठंडा पनिया, तोहरे संगवा नहाब रे। ये भोजपुरी इंडिया की नहीं है, ये भोजपुरी यहाँ की है और यहाँ की भोजपुरी भारत से नहीं आई है। यहाँ की भोजपुरी आई है दक्षिणी अमेरिका के एक देश सूरीनाम से और सूरीनाम का भोजपुरी का बहुत पुराना नाता है। सूरीनाम के लोग एक्चुअली भारत से आए थे और वो बताऊंगा आगे कैसे आए थे। उसी की अगली लाइन है कि मोटर गाड़ी कब से खड़ी है तुम्हारे इंतजार में, ओ काहे देर लगाए रे सजनी, जल्दी से हो जा तैयार रे, ओ जल्दी से हो जा तैयार रे। एक्चुअली सूरीनाम जो देश है दक्षिणी अमेरिका का, वहाँ का एक बहुत सुंदर जगह है, एक झील है। उस झील का पानी काले रंग का है, इसलिए उसको कोला के रेकिया कहते हैं, कोला के कलर का है। यहाँ भोजपुरी जो है वो तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, क्योंकि भोजपुरी के निवासी जो हैं रहने वाले वो उनका नंबर 3 पे आता है लगभग। और यहाँ की भोजपुरी भारत से नहीं आई है, यहाँ की भोजपुरी आई है सूरीनाम से, दक्षिणी अमेरिका से, लेकिन वहाँ पहुँची थी भारत से। तो मुझे लगता है कि मैं ये बताऊं कि भोजपुरी यहाँ कैसे आई है। तो शुरू करते हैं सन 1700 के आसपास। ये समय उस समय का है कि जब अंग्रेज सरकार ने स्लेवरी, दास प्रथा का अंत कर दिया था। कोई भी देश न दास खरीद सकता था, न दास बेच सकता था। दास प्रथा का अंत हो गया था। राजा लोग उनसे बहुत नाराज थे क्योंकि फ्री का काम होता था, तो उसको बंद कर दिया गया था। और दक्षिणी अमेरिका में सूरीनाम एक देश था जहाँ पे मजदूरों की ज़रूरत थी जो गन्ने की खेती उगाना चाहते थे। और उस समय सूरीनाम में डच लोगों का शासन था। भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, क्योंकि बाद में इस ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेजों ने खरीद लिया था, इंग्लिश ने खरीद लिया था। तो इसलिए उन लोगों के बीच में एक बिजनेस का नाता था। तो जब उनको मजदूरों की ज़रूरत थी तो उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि क्या आप अपने देश से कुछ मजदूर भेज सकते हैं, और वो मजदूर परमिट पे आएंगे। वो लोग परमिट पे आएंगे, उनकी सैलरी होगी। तो ऐसा नहीं था कि जो लोग लाए गए थे या जो लोग गए थे वो बांध के या ज़बरदस्ती लाए गए थे, ऐसा नहीं था। लेकिन एक चीज़ उसमें थी कि जो हमारे यहाँ के दलाल थे, भाई अंग्रेज तो गांव से आदमियों को लेके आएंगे नहीं। हमारे यहाँ के जो दलाल थे उन लोगों ने उनसे झूठ बोला था। उन लोगों ने कहा कि थोड़ा काम करना है, एक देश है, उस देश का नाम है श्री राम देश। ये ज़्यादातर काम जो गांव के पुरोहित थे, जिनके संपर्क थे लोगों से, गरीब लोगों से, उन्होंने किया था। और जो लोग निकले थे वो सारे दलित समुदाय के लोग थे। मतलब कि जो लोग गरीब थे, जिनकी ज़मीनें नहीं थी, उनको बरगलाया और उन्होंने कहा कि एक श्री राम देश है, वहाँ पे नौकरी खुली हुई है, नौकरी करिए जाके। तो उनको कलकत्ता होते हुए वहाँ पे बोट पे बिठाल दिया और बोट जब लेके चली तो 2 महीना लगभग बीत गया, बोट पहुँचबे न करे। भाई साउथ अमेरिका बहुत दूर था। तो लगभग 30% आदमी जो बोट पे चढ़े थे, 30% आदमी जो जहाज पे, पानी के जहाज पे चढ़े थे, उनकी रास्ते में ही मौत हो गई थी, क्योंकि इतना लंबा समुद्र का रास्ता हमारे यहाँ के लोगों ने देखा ही नहीं था।
वो तो समझते थे कि नौकरी पे जा रहे हैं, 1-2 महीना के बाद लौट आएंगे। तो जब ये सूरीनाम देश पहुंच गए वहां पे 2-2.5 महीने के सफर के बाद में, तो वहां पे उन्होंने नौकरी करना शुरू किया। तब उनके दिमाग में समझ में आया कि यार हम तो बहुत दूर हैं वहां से, तो कब इनका परमिट खत्म होगा। तो उसको कहते थे कि जब परमिट कट जाएगा तब तुम घर जाओगे। तो उस जमाने के लोग अनपढ़ लोग थे, तो परमिट को गिरमिट कहते थे। तो कहते थे कि भैया गिरमिट काटी थे, तो गिरमिट काट रहे थे वो लोग कि जब गिरमिटवा कट जाई तब वो घरे जाइए। मैं गिरमिटवा कटत कटत 5 बरस बीत गया, क्योंकि 5 साल का गिरमिट था। मैं गिरमिट कह रहा हूँ क्योंकि वो उसको उसी नाम से जानते थे कि 5 साल का गिरमिट था। तब तक कहाँ से कहाँ लोग पहुंच गए। और अंग्रेजों को पता था कि ये लोग जो आ रहे हैं ये शायद ही वापस जाएं, क्योंकि दूरी बहुत दूर है। लेकिन अंग्रेजों को ये नहीं बताया गया था कि उनके साथ झूठ बोला गया है। और अंग्रेजों को एक चीज और पता थी कि भारत की सबसे बड़ी समस्या है जाति प्रथा, कि यहाँ पे जाके वही नौटंकी होगी कि हम ये जात के हैं, हम वो जात के हैं, हम वो जात के हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, उसका एक सोल्यूशन बहुत अच्छा निकाल दिया कि जब ये नाव सूरीनाम पहुंची, तो जब वहां से एक एक आदमी नाव से उतरने लगा, तो उन लोगों ने नाम पूछा कि आपका नाम। सबका जब नाम नोट किया जा रहा था तो किसी ने बताया कि हमारा नाम भिखू ओझा। तो उन्होंने ओझा काट दिया, भिखू लिख दिया। तो वहां सूरीनाम में जितने भी लोग उतरे, सबका जो सरनेम था उसको अंग्रेजों ने नहीं लिखा। तो आज भी जो यहाँ के लोग हैं वो नहीं जानते हैं कि वो किस जाति के हैं, इसीलिए वो सब एक हैं। यहाँ पे जातियां हैं ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो किस जात के हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने वो जाति काट दिया था। तो यहाँ पे जाति के तौर पे जो उनका पहला आदमी उतरा था उसका नाम ही उनकी जाति का नाम है। जैसे यहाँ पे नाम होंगे राजेश बुद्धू, तो बुद्धू सरनेम है। तो बुद्धू जो है वो पहला आदमी था उनके परिवार का जो बिहार से यहाँ आया था। और तो जो लोग वहाँ पे आए थे वो ज़्यादातर अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो अपना इतिहास वो नहीं लिख पाए। उन्होंने जो भाषा सीखी थी वही अपने बच्चों को सिखाई, और धीरे धीरे वो भाषा जो थी उसी लेवल पर रुक गई। मतलब कि उस भाषा का विकास नहीं हुआ। माने कि जो लोग आए थे तो वो लोग चिराग बारते थे, तो उनके परिवार के आज चौथी पीढ़ी जब रिमोट कंट्रोल से लाइट जलाएगी तब भी कहेगी चिरागवा बार दे। तो उनके लिए जो लाइट है वो चिराग है। उनको नहीं पता कि वो दिया और बत्ती को चिराग कहते हैं, क्योंकि उनके परदादा जब उजाला करते थे तो चिराग बारते थे, तो आज वो रिमोट कंट्रोल से चिराग बारते हैं। तो इस तरह से जो शब्द हैं वो वहीं रुक गए और समय आगे बढ़ गया। लेकिन यहाँ के लोग अपनी भाषा, अपने कल्चर की इतनी ज़्यादा इज्जत करते हैं कि उसको उन्होंने बचा के रखा हुआ है। यहाँ पे शादियाँ जो हैं आज भी 3 दिन की होती है। एक दिन तलवान होगा, एक दिन भतवान होगा, उसके बाद शादी होगी, दूल्हा बारात लेके आएगा, तो लौंडा का नाच आज भी यहाँ होगा। अपने यहाँ तो अब नहीं होता है, या शायद गांव देहात में होता हो, लेकिन यहाँ आज भी होता है। तो वही दिन में किसी बैंक के मैनेजर हैं और रात में शाम को अपना लौंडा के कपड़े पहने और लगे लौंडा का नाच करने। बारात आएगी, वो गाली गाएंगे, वो उसका जवाब देंगे, नाच गाना होगा जैसे अपने यहाँ बिल्कुल होता है। यहाँ की गाड़ियाँ हैं जो अपने यहाँ भी वैसी गाई जाती हैं कि जैसे कि हम तो सुन ली दिन दोपहरिया होइल सांझे बेरिया बकलोल दूल्हा काहे गाई दिया अंधेरिया बकलोल दूल्हा। राम रसोईया ही सीता तो औरो शीतल रानी औरो शीतल रानी सीता झजरे भेड़ुआ मुख धो में तो राम के बहन लागे हो। उनके समाज में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो जो अगली जनरेशन पैदा हुई उसने भी अपनी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी और डच में की, और वो सुन के भोजपुरी बोलते रहे। यहाँ पे आज भी भाभी नहीं कहा जाता, भौजी कहा जाता है, कि उस ज़माने में भौजी कहा जाता था। तो यहाँ पे आज भी लोग भौजी कहते हैं। तो हमारी वाइफ को लोग भौजी कहते हैं यहाँ पे। अब जब अपने इंडिया जाते हैं तो लोग भाभी कहते हैं, तो उनको भी थोड़ा लगता है कि भौजी से अपनापन लग रहा है, भाभी से थोड़ा सा पराया लगता है। काकी को बड़की माई, चाची को छोटकी माई कहेंगे, फुआ बुआ, बुआ नहीं कहते हैं, फुआ कहते हैं। माँ तू तो हमसे जवान हो गई कैसे रहिले हमार मुन्ना? रहली
कैसे तोर दाढ़ी ओढ़ी पक्के लगल मुन्ना? का बताए खाली सेनुए मारे हमके। के सेन में तो के देवे है? अब का बताए अब जुड़ते थोड़ा सब चीजन बतिया लेवल कैसे जाए। रहिले बेटी? मोए रहिली मैया। अरे नंदोई फिर कोई बैठा ले लो तो हम तू का? ना रे सरहज ई ना तोर नवा ससुर बा। अरे तो इनको वहाँ से लाया गया और फिर जब उनके कॉन्ट्रैक्ट या परमिट या जिसको ये लोग कहते हैं गिरमिट, जब वो ख़त्म हुआ, उसके ख़त्म होते होते लगभग 5 साल बीत गए थे। 5 साल एक बहुत लंबा समय होता है ज़िंदगी को इधर से उधर पलटने का। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने फैसला किया कि अब वो वापस नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं शादी ब्याह कर लिए थे। अच्छा, अंग्रेज़ों को इसका अनुभव था कि मज़दूरों को बुलाना और रखना, तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि आदमी और औरतें दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए आने के समय। तो जब वो यहाँ पे आए तो उनको अपना परिवार बसाने में कोई ज़्यादा झंझट नहीं हुआ, क्योंकि वो लगभग बराबर की तुलना में थे। तो 5 साल में धीरे धीरे उन्होंने अपनी कॉलोनियाँ बसाना शुरू कर ली और वापस जाने से इन लोगों ने मना कर दिया। तो उन्हीं के कॉन्ट्रैक्ट, उन्हीं के परमिट एक्सटेंड हो गए और इस तरह से उत्तर भारत से या बिहार से वो भाषा चल के सूरीनाम पहुंच गई। और 1975 में जब सूरीनाम आज़ाद हुआ तो हॉलैंड सरकार ने, बिल्कुल जैसे भारत आज़ाद हुआ था उस समय इंग्लिश सरकार ने भी यही ऑफ़र किया था कि जो लोग इंग्लैंड जाना चाहते हैं वो जा सकते थे, बिना किसी वीज़ा, बिना किसी पेपर, बिना किसी कोई चीज़ के। उसी तरह से 1975 में हॉलैंड सरकार ने एक ऑफ़र किया कि सूरीनाम आज़ाद हो रहा है और इतने साल हम लोगों ने इस पर शासन किया है, तो उसके एवज में हर परिवार का एक आदमी अगर आना चाहे सूरीनाम से हॉलैंड तो वो आ सकता है। तो उस समय लगभग हर परिवार का 1 या 2 आदमी सूरीनाम से चल के हॉलैंड आ गया और धीरे धीरे इनकी जनसंख्या आज इतनी ज़्यादा है कि हॉलैंड का 1/3, 1/3 जो लगभग है वो सूरीनामी हिंदुस्तानी इनको कहा जाता है, सूरीनाम हिंदुस्तान इसको कहा जाता है, उन लोगों का है। जब मैं यहाँ पे आया तो इन लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया, क्योंकि मैं एक इनके बीच में आया हुआ तीसरा या चौथा ऐसा इंसान था जिसको साहित्य की जानकारी थी। और इनके जो लोग थे वो ये कहते थे कि हमारा इतिहास कहीं नहीं है, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, हम किताब नहीं लिख पाते हैं अपनी भाषा की, हम लिखते हैं तो अंग्रेजी के शब्दों में ही भोजपुरी लिखते हैं। तो अगर आप कोई मदद करें तो हम लोग अपना रिकॉर्ड या जो है उसको लिखें कहीं पे, हमारा भी इतिहास हो। तो इन लोगों के साथ में फिर यहाँ की सरकारों से मिल हम लोगों ने किताबें लिखना शुरू की कि कैसे क्या थे। तो उससे धीरे धीरे इनका इतिहास पता चला और इन्हें हमारा इतिहास पता चला। मैं आज भी इन लोगों की मदद करता हूँ। भारत में अगर ये अपना परिवार खोजना चाहते हैं, इनमें से बहुत सारे लोग तो संपर्क करते हैं। अभी तक लगभग 150-200 परिवार ऐसे हैं जो हम लोगों ने खोज निकाले हैं, जो गोंडा में मिले हैं, आजमगढ़ में मिले हैं, बनारस में मिले हैं, गाजीपुर में मिले हैं, दुबे जी गाजीपुर में मिले हैं। यहाँ हिंदुस्तानियों के बीच में कोई जाति नहीं है, तो सब एक हैं। खाली वो ख्याल इस बात का रखते हैं कि जिसका सरनेम एक है उससे शादियाँ ना हो, क्योंकि वो सेम DNA होगा। तो अगर सेम DNA में शादी होगी तो उनके जो बच्चे होंगे वो शारीरिक रूप से उतने मजबूत नहीं होंगे। तो यहाँ शादियों में एक चीज़ देखी जाती है कि लड़के और लड़की का सरनेम एक ना हो, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर वो एक हैं तो वो कहीं ना कहीं से भाई बहन हैं, इसका ख्याल रखा जाता है। हिंदू मुसलमान का कोई फ़र्क नहीं है। ज़्यादातर घरों में आपको मिलेंगे कि लड़की हिंदू, लड़का मुसलमान या अदर वे अराउंड। अगर कहीं आपको असली भाईचारा ढूंढना है तो यहाँ आइए।
यहाँ पे किसी को सिखाया ही नहीं जाता है कि आप बड़े और आप छोटे, या आप छोटा काम कर रहे हैं आप बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं यहाँ पे अंतर ना पैदा हो, इसलिए सामाजिक नियम है कि आप किसी से नहीं पूछेंगे कि आप क्या काम करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पूछने से वो छोटा या बड़ा महसूस करे। यहाँ पे आप किसी से नहीं पूछ सकते कि आपने क्या पढ़ाई की है। आप अपने नाम के आगे अपने पद नहीं लिख सकते हैं। जैसे मैं PhD अब कर रहा हूँ, तो मैं डॉक्टरेट होने के बाद भी डॉक्टर नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे ये लिखने से शायद मैं जब किसी से बात कर रहा हूँ तो उसको लगे कि ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पे कोई भी अपने नाम के आगे डॉक्टर, इंजीनियर नहीं लगा सकता है, क्योंकि ये एक सामाजिक सिस्टम है कि ये आपका पर्सनल मैटर है। आप किस भगवान की पूजा करते हैं ये आपका पर्सनल मैटर है। आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं है कि मैं इनकी पूजा करता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई किसी से नहीं कहता है कि मेरा मजहब या मेरा धर्म आपसे बेहतर है। कभी कोई ये कह ही नहीं सकता कि मैं आपसे बेहतर हूँ किसी भी मामले में। यहाँ पे आप किसी भी धर्म का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। माने कि आप पंडित हैं तो आप राम राम वाला गमछा पहन के सड़क पे नहीं चल सकते हैं। आप अगर पादरी हैं तो क्रॉस लटका के सड़क पे नहीं चल सकते हैं। आप मुसलमान हैं तो वो सिर पे बांध के और ये सब करके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है ये आपका पर्सनल मैटर है। आप घर के अंदर रहिए जैसा भी है, जब बाजार में आते हैं, सड़क पे आते हैं, जैसे सब दिख रहे हैं आप वैसे रहें, क्योंकि हो सकता है कि आपके पहनावे की वजह से, आपके तरीके की वजह से शायद कहीं ऊपर या नीचे का कोई फर्क आए, छोटे या बड़े का कोई फर्क आए। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगले एपिसोड में बताएंगे कि मैं यहाँ पहुँचा कैसे, मेरा भोजपुरी से क्या नाता है। तो अगर जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक दे देना, और ख़राब लगे तो डिसलाइक दे देना, लेकिन देना ज़रूर। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दिए। अगले एपिसोड में और बेहतरीन जानकारी आपको देंगे, और ना अच्छा लगे तो आपकी मर्जी है। सब्सक्राइब करेंगे, हमारा मन बड़ा अच्छा हो जाएगा कि लोग पसंद कर रहे हैं। तो आपकी मर्जी, और मिलते हैं अब अगले एपिसोड में फिर। तब तक के लिए